हमारा विषय रहेगा, ये जो आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है अक्षय तेज, इससे जो अंतिम अध्याय है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें सर्वप्रथम हम किसके विषय में पढ़ेंगे? सक्सेना जी के विषय में। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और प्राग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी। ये एक ही नाटक इन्होंने रचित किया था जिसका नाम है बकरी। बो बो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे। उनके लेखों का संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग, पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक विशिष्ट साहित्यकार को दिया जाता है। समझ आई बात? जैसे सूरदास सम्मान पुरस्कार होता है, सूरदास पुरस्कार है, वो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो हिंदी के विशिष्ट साहित्यकार होते हैं, ठीक है, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, सूर पुरस्कार से। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार जो होती है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है। तो सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की आकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा का चित्रण इन्होंने अपने साहित्य में किया है। इन्हें चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने की साहस दिखाया है। जो चर्चे और चरखे जो रचना थी, ये इन्होंने दिनमान पत्रिका, दो पत्रिकाएं इन्होंने निकाली, एक थी दिनमान और दूसरी थी प्राग। ठीक है, तो ये जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, ये संस्मरण के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण जैसे हर एक साहित्यकार अपने विचारों को अलग अलग रूप में प्रकट करता है। ठीक है, कोई अपने विचारों को नाटक के रूप में, कोई उपन्यास के रूप में, तो कोई कहानी के रूप में, तो कोई यात्रा वृत्तांत के रूप में, कोई रेखा चित्र के रूप में, तो कोई संस्मरण के उसे उस रूप में अपने विचारों को बांध देता है। ठीक है, संस्मरण का अर्थ है स्मृतियां, यादें। ठीक है, अब ये यादें किससे हैं? ये यादें किसी घटना से हो सकती है या किसी व्यक्तिगत चित्र से, व्यक्ति चित्र से हो सकती है, व्यक्ति से हो सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति चित्र से मतलब है, यहाँ पर है फादर कामिल बुल्के जी। फादर कामिल बुल्के जी के जीवन वृत्तांत के विषय में इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है, फादर कामिल बुल्के जी क्या हैं? ये बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम के रहने वाले थे। ये 3 भाई थे और 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। ठीक है, वो सरकारी नौकरी पे थे, और लेकिन एक भाई था, उन्होंने पादरी जो नियम होते हैं, पादरियों के जो नियम होते हैं, उन्हें उनकी शिक्षा उन्होंने ली थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके मन में एक इच्छा थी कि ये क्या करे, भारत आकर भारत की संस्कृति से, भारत के लोगों से अच्छे से परिचित हो जाए। तो ये इनकी एक क्या थी, बड़ी एक
इनके मन में एक इच्छा थी ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ये भारत आ गए, और भारत आकर इन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता इनके तन मन में रच बस गई थी, ठीक है। और ये भलीभांति पूर्वक भारत की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो गए थे। अब क्या था कि जो हिंदी साहित्यकार है, हिंदी के प्रति इनकी काफी रुचि थी, ठीक है। और हिंदी को एक राष्ट्र भाषा का रूप दिलाने में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। समझ आई बात? इस महान साहित्यकार ने, इस महान व्यक्ति ने, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे जो हिंदी साहित्यकार थे, उनके जब भी कोई भी सम्मेलन होता तो ये क्या करते, उस सम्मेलन में सम्मिलित होते थे, और उसमें क्या करते, गोष्ठी, सेमिनार को अंग्रेजी में तो सेमिनार बोलते हैं और हिंदी में गोष्ठी बोलते हैं, गोष्ठी, ठीक है। तो उस सेमिनार में जा करते थे और अपने उस पर किसी भी विषय पर अपने तर्क वितर्क रखते थे। जो लेखक है, लेखक के ये घनिष्ठ मित्र थे, लेखक इनसे भली भांति पूर्वक परिचित थे, ठीक है। और इस महान पुरुष ने प्रेरणा भी दी है भारतीयों को भी, कि वो विदेशी होते हुए भी भारत की संस्कृति से भी अच्छे से परिचित, भारत के लोगों से भी अच्छे से परिचित, और हर एक व्यक्ति के साथ उनके जो संबंध थे वो बड़े अच्छे थे। अगर किसी अड़ोसी पड़ोसी की या किसी भी साहित्यकार की के घर पर कोई सुख दुख होता तो उसमें वो अवश्य सम्मिलित होते थे। इन सभी गुणों से लेखक क्या थे, प्रभावित हो गए थे। उनके इन सभी गुणों को देखकर लेखक काफी प्रभावित थे। लेखक से भी उनकी कई बार मुलाकात होती रहती और किसी भी विषय पर चर्चा परिचर्चा चलती रहती थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, ठीक है। और जब इस महान साहित्यकार का निधन हुआ तो जो पादरियों के अनुसार जो वो थी, क्या नाम है, इनके रीति रिवाज है, उनके अनुसार इन्हें जब दफनाने के लिए गए तो वहां पर इतनी भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हर एक व्यक्ति की आंखों से आंसू इनके प्रति इनके मान सम्मान के में हर एक व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे, ठीक है। भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और जिस किसी की और भी लेखक की नजरें जाती उसी की आंखों से क्या आ रही थी, उसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और वो आंसू किस लिए बह रहे थे कि हर एक व्यक्ति इन्हें चाहता था, हर एक व्यक्ति के हृदय में इनकी चाहत थी, ठीक है। अगर कहने का तात्पर्य एक ही है और वो है सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लेखक ने ये इस महान साहित्यकार के जीवन के विषय में बताया है। इनका जीवन वृत्तांत, इनकी यादें, इनकी स्मृतियां, जो कुछ भी लेखक के समक्ष है उन्हें उजागर किया लेखक ने। समझ आई बात? अब इस अध्याय को शुरू करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय होता है मनुष्य, मानवीय क्या होता है, मनुष्य, और करुणा की दिव्य चमक होता है, इसका जो पूरा अर्थ है वो क्या बन जाएगा कि मनुष्य के मन में पैदा होने वाली जो दया है, मनुष्य के मन में पैदा होने वाली जो दया है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उसे क्या कहते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब सर्वप्रथम जो ये पीछे इसमें दिए हुए हैं, अगर जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के जो अर्थ है वो आप पढ़ लेना, लेकिन मैं साथ के साथ में आपको बताता जाऊंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। अगर वो करेंगे तो समय, ये जो अध्याय है ये समाप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद होता है, इसे गैंग्रीन भी बोलते हैं, और एक तरह से ये एक जहरीला फोड़ा होता है। जैसे फुंसी नहीं होती है, फुंसी तो छोटे टाइप में होती है, शरीर पे कहीं पे, शरीर के किसी भी अंग पे फुंसी हो जाती है और उसमें पानी सा भर जाता है,
ठीक है, समझ आई, सफेद रंग का। तो वो फुंसी से थोड़े बड़े आकार में होता है, उसको क्या बोलते हैं, जहरवाद। उसे क्या बोलते हैं, जहरवाद। तो लेखक ये सोचते हैं कि जो फादर कामिल बुल्के है उन्हें इस बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। क्यों नहीं मरना चाहिए था? क्योंकि उन्होंने तो पूरा का पूरा जो जीवन है लोगों की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया है, पूरा का पूरा जीवन अपना लोगों की सेवा करते हुए जिया है, और परमपिता परमात्मा का उन्होंने सुमिरन किया, जाप किया। ठीक है, इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा को ऐसी भयंकर बीमारी नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है, अगर जो कोई अपने आप को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देता है तो परमपिता परमात्मा का एक उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी घटना न घटे। समझ आई बात? तो जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। रगों में का अर्थ होता है नसों में, रगों का अर्थ होता है नसों में, अतिरिक्त का अर्थ होता है सिवा। ठीक है, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? अब प्रश्नाशैली है कि यही जहर इस ऐसे महान महापुरुष के लिए ही क्यों? ठीक है, विधान का मतलब होता है रचना करना या रचना या होना। ठीक है, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। आस्था होता है विश्वास और अस्तित्व जीवन। वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? यातना होता है दुख पीड़ा। यातना क्या होता है? दुख पीड़ा। उम्र आयु, देहरी, देहरी क्या होता है? दहलीज। देहरी का अर्थ क्या होता है? दहलीज। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। लंबी लंबी पादरी के सफेद चोगे यानी कि ईसाई धर्म के सन्यासी, ईसाई धर्म के जो सन्यासी होते हैं। ठीक है, ढकी आकृति, ढकी आकृति से मतलब होता है गले से और पांव तक उसका जो शरीर है वो उस वस्त्र से ढक जाना। ठीक है, उसको ढकी आकृति बोलते हैं। गोरा रंग, सफेद जाई मारती बुरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं खोल, गले लगाने को आतुर। आतुर का मतलब होता है व्याकुल, बेचैन। अब फादर कामिल बुल्के का अगर व्यक्तित्व आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? फादर कामिल बुल्के का जो गोरा रंग था, सफेद जाई मारती, उनकी क्या नाम थी, बुरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी। ठीक है, इस तरह से उनके संदर्भ में आप बताओगे। इतनी ममता, ममता होता है अपनापन, इतना अपना तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी होता है गवाह, डायरेक्टली जो सब कुछ देखता है। ठीक है, जो सब कुछ देखता है ना उसको क्या बोलते हैं? साक्षी। उसने यानी कि सभी कुछ ये घटनाएं देखी हैं। और इस तरह से अगर बिंबों की बात चले, कविता के अनुसार चलेंगे तो कौन सा बिंब हो जाएगा? दृश्य बिंब। जो अगर हम कविता के अनुसार चले ना, ऐसी घटनाएं अगर हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, तो वहां पर दृश्य बिंब होता है। अगर किसी को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके हमें जैसा महसूस होता है तो उसे हम कौन सा बिंब होता है? स्पर्श बिंब आएगा। बिंब अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये कभी टाइम मिलेगा ना तो बताऊंगा आपको। प्रतीक होते हैं, बिंब होते हैं, छंद होते हैं, ये सब चीज बता दूंगा एक बार। चलिए आगे चलिए। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। छाती पर महसूस करने से मतलब है गले से मिलने का जोश अनुभव करना। क्योंकि वो जब भी लेखक से मिलते थे तो उन्हें फादर कामिल बुल्के क्या करते थे? लेखक को अपने गले
लगाया करते थे। समझ आई बात? तो आगे चलिए। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल, अब परिमल से क्या अभिप्राय, मान लीजिए पेपर में आ जाए, पठित पद्यांश के तौर पे पूछ लिया जाए आपसे और उसमें क्वेश्चन आ जाए कि परिमल से क्या अभिप्राय है। परिमल क्या है? परिमल वैसे तो एक पत्रिका का नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिमल से अभिप्राय है जो साहित्यकार होते हैं ना, वो साहित्यकार जब एकत्रित होकर किसी भी विषय पर चर्चा परिचर्चा करते हैं तो उसे परिमल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिमल। समझ आई बात? चलिए, जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बोलते थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त निर्लिप्त होता है, जो लिप्त नहीं हो, जो शामिल ना हो। नीर उपसर्ग है इसमें। कौन सा उपसर्ग है? नीर। हमारी गोष्ठियों को अंग्रेजी में सेमिनार बोलते हैं। अंग्रेजी में गोष्ठियों को क्या बोलते हैं? सेमिनार, ठीक है। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक राय से मतलब है खुलकर विचार विमर्श करना देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते हैं। पुरोहित क्या होते हैं? पुरोहित का मतलब क्या होता है? यानी कि जो छोटों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते होते हैं, जो किसी का हित चाहने वाले होते हैं, किसी का हित चाहने वाले होते हैं, भला चाहने वाले होते हैं, ठीक है। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी कि लेखक के मन और लेखक के मुंह में जो अन्न डालने का सबसे पहले जो काम किया था, वो किसने किया था? फादर कामिल बुल्के ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, जब क्वेश्चनों पे चलेंगे ना उस टाइम बताऊंगा आपको ये। और नीली आंखों की चमक में तैरता हुआ वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया खड़े हो। अब देवदारू की, फादर कामिल बुल्के का जो जीवन है वो हमें देवदारू की छाया जैसा क्यों लगता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। अब ये क्यों लगता है? देवदारू क्या होता है? देवदारू पर्वतों पर एक बहुत ही लंबा वृक्ष होता है, ठीक है, जिसकी छाया गहन होती है और उसकी छाया में बैठकर आनंद की अनुभूति प्राप्त की जाती है। समझ आई? तो इसलिए फादर कामिल बुल्के की जो समता है, फादर कामिल बुल्के की जो तुलना है, वो किससे की है लेखक ने? देवदारू के पेड़ से, ठीक है। क्योंकि फादर कामिल बुल्के भी देवदारू के पेड़ की तरह क्या करते थे? हर एक के प्रति आस्था रखते, हर एक के सुख दुख में वो अपने आप को शामिल किया करते थे। समझ आई बात? किसी से कोई घृणा नहीं, किसी से कोई किसी तरह की नफरत नहीं रखते थे। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा। आवेश क्या होता है? जोश। आवेश क्या होता है? जोश। और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लबालब होता है उमड़ना। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। भरा पूरे से अभिप्राय उसके घर में बाकी अन्य सदस्य भी थे, माता पिता भी थे, भाई बहन भी थे, ठीक है। 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। अगले पेज पे आ जाइए। आपको अपने देश की याद आती है? आपको क्या आती है? अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। ये सवाल कौन करता है? ये सवाल लेखक फादर कामिल बुल्के जी से करते हैं, ठीक है। लेखक किससे करते हैं? फादर कामिल बुल्के जी से। मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है। मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल।
यानी कि फादर कामिल बुल्के जी किस जगह के रहने वाले थे? रेंस चैपल के। रेंस चैपल का मतलब होता है बहुत सुंदर जगह जो होती है, बहुत सुंदर जगह को क्या बोलते हैं? रेंस चैपल बोलते हैं। समझ आई बात? घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, ये बातें कौन कहते हैं? फादर कामिल बुल्के। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है, यानी कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को जब माँ की बात करते हैं तो वो माँ की यादों में खो जाते थे। कौन? फादर कामिल बुल्के। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र, अभिन्न होता है जो बेस्ट फ्रेंड होता है, गहरा मित्र जो होता है, उसको अभिन्न बोलते हैं। ठीक है। डॉक्टर रघुवंश, ये डॉक्टर रघुवंश कौन थे? ये डॉक्टर रघुवंश हिंदी के एक महान साहित्यकार थे। ठीक है, समझ आई बात? को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी यानी कि व्यापारी, बिजनेसमैन। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, क्या आप छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यानी घोषित कर देना, सबके सामने बोल देना, और हाथ से जाना वश में न होना। कई बार बोलते नहीं, हमें भी बोलते हैं माता पिता कि भाई ये लड़का तो हाथ से गया, ये लड़की तो हाथ से गई, ये नहीं है काबू आने वाला। ठीक है, ये तो इन्होंने तो गलत रास्ता अपना लिया। ठीक है, तो उस समय ये बोलते हैं। अब एक बात बताऊं, जो सन्यासी होता है ना, सन्यासी, सन्यासी जब भी सन्यास धारण कर लेता है तो उसका इस सांसारिक मोह माया से कोई लेन देन नहीं होता। वो अपने परिवार के साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध, रिश्तेदारों के साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखते। समझ आई? लेकिन यहाँ पर जो फादर कामिल बुल्के है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन सन्यासी की भांति व्यतीत किया। उनका परिवार भी था, और लेकिन परिवार होते हुए भी उन्होंने एक जो सन्यासी के जो नियम होते हैं, जो नियम होते हैं, उन नियमों को उन्होंने अपने जीवन में उतार कर अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक है, समझ आई? जैसे मैंने आपको कई बार बताया नहीं, जो ब्रह्मचारी होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक बाल ब्रह्मचारी और एक ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी जिसने बचपन से ही बर्मा के नियमों को एडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, उसको हम बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं। और जो ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं? जो शादीशुदा होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उस परमपिता परमात्मा के नियमों से बंधे हुए होते हैं, किसी और के प्रति उनकी जो नजरें हैं, दृष्टि है, वो नहीं जाती। समझ आए? चलिए अब आगे हैं। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासियों ने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तो एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने उस समय अपने गुरु के सामने क्या कंडीशन रखी कि मैं सन्यास तो धारण करूंगा, लेकिन ये सन्यास धारण करके कहां जाऊंगा? भारत। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था कि उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार क्या होता है? धर्म के जो नियम होते हैं, जो पालन और आचरण होता है, यानी कि धर्म के जो नियम है उन्हें सीखना। ठीक है, की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। दार्जिलिंग किधर है? मैप के अनुसार है एसएस में, कोलकाता में, आसाम में, आसाम में पक्का देख लेना, कभी कोलकाता में दर्शा दो पक्का। चलिए, बाकी आपको ज्यादा पता होगा। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है,
धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। विभाग के अध्यक्ष का मतलब होता है HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है। शोध प्रबंध, शोध प्रबंध का मतलब होता है रिसर्च का काम करना, सर्च का काम करना। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया राम कथा उत्पत्ति और विकास। ये इनकी रचना थी धीरेन्द्र वर्मा जी की, राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मंत्रलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। फादर ने कौन से नाटक का रूपांतर किया था? ब्लू बर्ड। और ब्लू बर्ड का रूपांतर किसने किया? नीलपंछी के नाम से। किस नाम से किया था? नीलपंछी। रूपांतर का मतलब होता है उसको परिवर्तित करना, बदल देना, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, उसे रूपांतर बोलते हैं। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए, यानी कि संस्कृत के भी HOD और हिंदी डिपार्टमेंट के भी HOD। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। हिंदी कोश क्या होता है? डिक्शनरी, शब्द कोश। ठीक है। और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अब ये एक अंक में क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि फादर कामिल बुल्के जी ने भारत में अपना जो जीवन है वो कुल कितने वर्षों तक व्यतीत किया? ऑप्शन है 47, 48, 49, 46। तो आपको पता है कि 47 ईयर्स उन्होंने व्यतीत किया, तो टिक कर देना। ठीक है। और टिक करते समय एक बात का ध्यान रखना, मान लीजिए आपने टिक कर दिया या आपने खाली ये लिख दिया सी या कै, ये मत लिखो, खाली कै लिख दिया आपने, उसके साथ में जो उसका जवाब आंसर है 47, वो भी लिखिए साथ के साथ में। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे जिस दिन ये सिस्टम बताऊंगा ना पूरा, ये बताई जाएगी बातें आपको। चलिए आगे चलिए आप। फादर बुल्के के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते खोज कर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। आ गया ना? ठीक है। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बयान करना तकलीफ होता है, दुख, और बयान करना होता है कहकर बताना। और अकाट्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है। अकाट्य का मतलब होता है जो बात काटी ना जा सके, किसी की बात काटी ना जा सके। मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हो, मेरे समक्ष आप बोल रहे हो या मेरे खिलाफ बोल रहे हो, ठीक है, और मुझसे आपकी बात का जवाब न दिया जाता हो, उसको बोलते हैं अकाट्य। समझ आई? अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। झुंझलाते यानी कि खोज प्रकट करना। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा और दुख करते उन्हें पाया है। उपेक्षा क्या होता है? मैं तो न देना। और ये इसका विलोम क्या बन जाएगा? अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है आशा या उम्मीद लगाना। ठीक है। और उपेक्षा किसी से आशा उम्मीद न लगाना। चलिए आगे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना होता है तसल्ली देना, सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या होते है साधना से जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। और फादर के शब्दों से जरती विरल शांति हुई। जरती होता है बहती, और विरल क्या होता है? कम मिलने वाली, अनोखी। विरल का मतलब होता है अनोखी। ठीक है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। उलझाए होता है फंसाए हुए, और ताबूत में जिस्म होता है शरीर, यानी कि
फादर कामिल बुल्के का देहांत हो चुका था और फादर कामिल बुल्के को ताबूत होता है एक डिब्बा सा बॉक्स, ठीक है, उसमें रखकर उनके पार्थिव शरीर को दफना दिया गया था। ठीक है, तो आगे चलिए। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थे। थिर होना है ठहर जाना, थिर का मतलब होता है ठहरी हुई। तरलता जम गई थी। तरलता होता है बहने वाली भावनाएं। तरलता का मतलब क्या होता है? बहने वाली जो भावनाएं होती है। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर कामिल बुल्के का जो देहांत हुआ था वो कब हुआ था? आप मान लो आपको ये तो बात पता है कि 1982 को उनका देहांत हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी पूछा जाए 18 अगस्त, 20 अगस्त, 15 अगस्त, 5 अगस्त, साथ के साथ में ये भी हो, तो उस टाइम हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये चीज भी हमें रखनी जरूरी है, याद रखनी जरूरी है। तो कब हुआ? 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत, कौन सी जगह? दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन, कौन सी कब्रगाह में? निकलसन कब्रगाह में। ये क्वेश्चन आया था पीछे यूटी 1 में। निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, रघुवंश कौन थे? ये भी हिंदी साहित्यकार थे, ठीक है, और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। ये भी हिंदी साहित्यकारों के नाम आएंगे अब आगे जितने भी हैं। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी होती है जो तंग होती है, उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अवाक होता है चुपचाप। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर, ये करील क्या होता है? कंटीले झाड़दार वृक्ष होते हैं। ये कंटीले कांटों की भांति होते हैं, कांटों की भांति, उन्हें करील बोलते हैं। और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त, वृत्त क्या होता है? गोल। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन और मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन। गैरिक वसन क्या होते हैं? गेरुए रंग के या साधुओं द्वारा पहने जाने वाले जो गेरुए वस्त्र होते हैं, उन्हें जो ये साधु संत नहीं पहनते हैं, उन्हें बोलते हैं गैरिक वसन। वसन होता है वस्त्र, ठीक है, संस्कृत शब्द है ये। पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं, अगले पेज पे आ जाइए, किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अपरिचित होता है अनजान और आहट होता है आवाजें। आहट क्या होता है? आवाजें, आवाज नहीं हुई बीच में। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोइना के द्वारा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि फादर कामिल बुल्के जी का जो अंतिम संस्कार किस पादरी ने किया? कहाँ के रहने वाले थे? रांची के, ठीक है, और नाम क्या है? पास्कल तोइना। पास्कल तोइना, ठीक है, पेपर में आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की और किस लैंग्वेज में मसीह विधि? हिंदी में। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हो। रतन होता है मूल्यवान व्यक्ति होते हैं जो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय क्या होता है? जिसकी हम नकल करते हैं, ठीक है, जिसका अनुकरण करना चाहिए उसको अनुकरणीय बोलते हैं। समझ आई बात? फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस अक्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना से ही फैलाना है। ये जो है ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 में बन जाएगा।
इस पंक्ति का आशय क्या है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय है कि जिस समय कादर कामिल बुल्के का जो पार्थिव शरीर दफनाया जा रहा था, उस समय वहां पर जो भीड़ थी वो बहुत ही ज्यादा थी, और जितने भी लोग उनकी श्रद्धांजलि में वहां पर उपस्थित थे, हर एक व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठीक है, अगर उन्हें गिनने लगे तो वो गिने नहीं जा सकते थे, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा मात्रा में थी। समझ आई बात? इस तरह से आप इसका जवाब दे दोगे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। लहलाता होता है शान से झूमना। जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। आजीवन में कौन सा समास आ जाएगा? अव्ययी भाव। आजीवन का में कौन सा समास आ जाएगा? अव्ययी भाव समास, यानी कि जीवन भर, जीवन पर्यंत, पर्यंत शब्द आ जाए, भर आ जाए, ठीक है, के अनुसार आ जाए, तो ये क्या होंगे? वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। क्योंकि इस अव्ययी भाव समास में कुछ जो ये होते हैं, प्रत्यय होते हैं, वो लगते हैं, वो लगते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रत्यय या बर प्रत्यय ये लगते हैं। चलिए, मैं उस पवित्र ज्योति की याद में सरदानत हूँ। सरदानत तो क्या होता है? प्रेम और भक्ति से झुका हुआ, प्रेम और भक्ति से किसी के समक्ष झुकना, उसको बोलते हैं सरदानत। उसे क्या बोलते हैं? सरदानत। ये जो अध्याय था ये आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है भाई, आप इसमें जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल आप जो पुस्तक लेकर आओगे, कल पुस्तक लेकर आओगे आप कृतिका। कृतिका से जो जॉर्ज पंचम के नाक है उसे करेंगे, जॉर्ज पंचम के नाक। समझ आई? एक और रह जाएगा इसमें से, साना साना हाथ जोड़ी, जो माता का अंचल है उसे हम जनवरी, दिसंबर जनवरी में कर ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों अध्यायों को जो अध्ययन हो चुका वो लॉकडाउन के दरमियान हुआ था, लेकिन एक बार पुनः कर लेंगे। एक अध्याय जो रह जाएगा उसको बाद में कर लेंगे। पहले जो हमारा एक कविता रहती है उत्साह, और एक जो 2-3 टॉपिक रहते हैं वाच्य, जिसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? चलिए पढ़ लीजिए। धन्यवाद।